हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने अपने लेखन में समाज की सच्चाई, उसकी विसंगतियां और उसके संघर्ष को जितनी गहराई से प्रस्तुत किया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। प्रेमचंद केवल कहानियां नहीं लिखते थे, वे समाज का आईना दिखाते थे। उनका उद्देश्य साहित्य के माध्यम से सामाजिक जागरण लाना था। गबन प्रकाशित 1931 इसी क्रम का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास स्त्री पुरुष के संबंध, मध्यवर्गीय जीवन की जटिलताएं, विवाह संस्था की अपेक्षाएं, सामाजिक आडंबर और उस समय के भारतीय समाज की वास्तविकताओं को चित्रित करता है। गबन की कहानी मुख्य रूप से रमानाथ और जालपा के इर्द गिर्द घूमती है। ये कथा दिखाती है कि किस प्रकार दिखावे, लालच और सामाजिक प्रतिष्ठा की चाह इंसान को पतन की ओर धकेल देती है। गबन लिखे जाने के समय भारतीय समाज में बड़े बदलाव हो रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम की ओर बढ़ रहा था, महिलाएं भी अब समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग हो रही थीं, और आधुनिकता तथा पारंपरिकता के बीच संघर्ष गहराता जा रहा था। इस पृष्ठभूमि में प्रेमचंद ने एक मध्यम वर्गीय परिवार की दास्तान सुनाई, जिसमें विवाह, दहेज, गहनों की चाह और आर्थिक कठिनाइयां प्रमुख मुद्दे हैं। कथा का आरंभ। कहानी की शुरुआत होती है जलपा से। जलपा एक सुंदर, चंचल और गहनों की शौकीन युवती है। उसका मन आभूषणों से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। उसके लिए गहने केवल सजने संवरने की वस्तु नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी हैं। जालपा की शादी होती है रमानाथ से। रमानाथ एक साधारण नौकरी पेशा युवक है, जो बहुत धनी नहीं है, लेकिन खुद को बड़ा दिखाने की आदत रखता है। शादी में दहेज और गहनों को लेकर कई तरह की अपेक्षाएं और तनाव भी देखने को मिलते हैं। शादी के समय जालपा को उम्मीद थी कि उसे भरपूर गहने मिलेंगे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि गहनों के नाम पर बहुत कम चीजें दी गई हैं, तो उसके मन में एक कसक बैठ जाती है। जालपा अपने पति से गहराई से प्रेम करती है, लेकिन उसके मन की यह चाह बनी रहती है कि वह अपने दोस्तों और समाज में अपने गहनों के दम पर शान से रह सके। रमानाथ महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह दिखावे को ज्यादा महत्व देता है। उसे लगता है कि अगर वह अपनी पत्नी की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाया, तो उसका मान घट जाएगा। वह अपने दोस्तों के बीच भी अमीर और प्रतिष्ठित दिखना चाहता है। शादी के बाद जब जालपा बार बार गहनों की चर्चा करती है और अपनी सहेलियों के गहनों से तुलना करती है, तो रमानाथ पर एक तरह का मानसिक दबाव बनने लगता है। वह अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं हैं। यही दबाव आगे चलकर उसके जीवन को संकट की ओर ले जाता है। जालपा और रमानाथ का रिश्ता प्रेम पर टिका है, लेकिन धीरे धीरे गहनों की चाह उसमें खटास घोलने लगती है। जालपा जब भी किसी और औरत के गहनों की चमक देखती है, तो उसे लगता है कि उसकी स्थिति हीन है। वह अपने पति से कहती है कि वह भी उसे गहनों से सजा दे, ताकि वह समाज में सम्मान पा सके। रमानाथ कई बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि दिखावा सब कुछ नहीं है, लेकिन जालपा का मन नहीं मानता। वह अंदर ही अंदर खिन्न रहने लगती है। पति पत्नी के बीच ये छोटा सा विषय एक बड़ी खाई का रूप लेने लगता है। रमानाथ की नौकरी मामूली थी और आमदनी भी सीमित। जालपा की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए वह उधार लेने लगता है, पहले दोस्तों से, फिर साहूकारों से। शुरुआत में ये सब उसे सामान्य लगता है, आज उधार लिया, कल चुका देंगे। लेकिन धीरे धीरे यह उधार एक ऐसे बोझ में बदल जाता है जिसे उठाना मुश्किल हो जाता है। इस बीच रमानाथ एक लालची और चालाक व्यक्ति महाराज के संपर्क में आता है। महाराज उसे चमक दमक और ऐशो आराम की दुनिया के सपने दिखाता है। वह रमानाथ को ऐसे रास्तों पर ले जाने लगता है जहां से निकलना आसान नहीं होता। रमानाथ बाहर की दुनिया में अपने आप को बहुत धनी और सफल दिखाता है। वह अपने दोस्तों को बताता है कि उसके पास खूब पैसा है, गहने हैं, और वह अपनी पत्नी पर खूब खर्च करता है। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। ये झूठा आभामंडल बनाए रखने के लिए उसे लगातार पैसों की जरूरत पड़ती है। वह कभी कभी छोटे छोटे गहने भी खरीद कर जालपा को देता है, ताकि उसका मन कुछ समय के लिए बहल सके। लेकिन जालपा का मन नहीं भरता। वह चाहती है कि उसके पास वही सब हो जो समाज की और औरतों के पास है। धीरे धीरे पति पत्नी के रिश्ते में दरारें गहराने लगती हैं। जालपा को लगता है कि उसका पति उसकी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ है। वहीं रमानाथ को लगता है कि उसकी पत्नी उस पर विश्वास नहीं करती और केवल गहनों के लिए उससे प्यार करती है। यहाँ प्रेमचंद बहुत बारीकी से दिखाते हैं कि किस प्रकार छोटी सी अपेक्षाएं, अगर समय पर पूरी न हो, तो रिश्तों को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। आखिरकार वह समय आता है जब रमानाथ की हालत बेहद खराब हो जाती है। उधार इतना बढ़ चुका है कि चुकाना संभव नहीं लगता। दोस्तों के बीच उसका मान घटने का डर, पत्नी की अपेक्षाओं का दबाव और अपने अहंकार को बनाए रखने की चाह, ये सब मिलकर उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं।
वह अपने ऑफिस से या अपने काम के पैसों से गबन करने की योजना बनाने लगता है। शुरू में यह एक छोटे स्तर का होता है, बस थोड़े दिन के लिए, फिर लौटा दूंगा। लेकिन यही पहला कदम उसकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। रमानाथ गबन की पहली सीढ़ी पर पांव रख चुका था। उसका मन बार बार यही कहता, बस थोड़े दिनों की बात है, जैसे ही हालात सुधरेंगे सब लौटा दूंगा। लेकिन हालात सुधरते नहीं थे और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। जालपा का गहनों के प्रति आकर्षण, दोस्तों के सामने खुद को बड़ा दिखाने की चाह और समाज का ताना, ये सब मिलकर रमानाथ को और गहरे दलदल में धकेलने लगे। वह अपनी ईमानदारी खोते खोते भी अपने आप को यह समझा लेता कि यह सब मजबूरी है। इस समय उसके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है महाराज। महाराज एक चालाक और धूर्त व्यक्ति था, जिसके लिए धन ही सब कुछ था। वह रमानाथ को लगातार यह समझाता कि पैसा तो हाथ का मैल है, जो खर्च हो जाता है वह असली आनंद देता है। महाराज अपने मित्रों के बीच रमानाथ को ऐसी राह पर डालता है जहां दिखावा, जुआ, शराब और ऐयाशी सब कुछ सामान्य लगता है। धीरे धीरे रमानाथ इस वातावरण का आदी हो जाता है। जालपा को पति से बेहद प्रेम था, लेकिन गहनों की चाहत उसके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा थी। वह सोचती थी कि गहनों से न केवल उसका सौंदर्य बढ़ेगा, बल्कि समाज में उसका मान भी। कभी कभी वह अपने गहनों की कमी को लेकर ताना भी मार देती। देखो, फला की बहन के पास कितने सुंदर कंगन हैं और मुझे तो शादी में भी ठीक से गहने नहीं मिले। ऐसे वाक्य रमानाथ के दिल पर गहरे घाव कर जाते। वह खुद को असफल पति समझने लगता। उसे लगता कि अगर वह अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया तो उसकी मर्दानगी और प्रतिष्ठा दोनों पर सवाल उठेंगे। यही सोच उसे गबन की ओर और धकेलती जाती। शुरुआत में छोटे छोटे पैसों का गबन करने वाला रमानाथ धीरे धीरे बड़ी रकमें निकालने लगता है। पहले वह सोचता था कि जल्द लौटा देगा, लेकिन हर बार नया खर्च आ जाता। उसके झूठे आभामंडल को बनाए रखने के लिए अब जरूरी हो गया था कि वह लगातार गबन करता रहे। यह उसका चक्रव्यूह बन चुका था, जिससे बाहर निकलना अब आसान नहीं था। रमानाथ बाहर की दुनिया में खुद को सफल और संपन्न दिखाता। वह दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंटों में जाता, पार्टियों में शामिल होता और बड़े बड़े वादे करता। उसके साथी उसे एक धनी और उदार व्यक्ति मानते थे, लेकिन इस आडंबर के पीछे उसका मन अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे डर था कि कहीं सच्चाई उजागर न हो जाए, पर साथ ही वह इस दिखावे को छोड़ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि यही उसका सहारा बन चुका था। जालपा रमानाथ के इस बाहरी व्यक्तित्व को देखकर यह मान बैठती थी कि उसके पति के पास सचमुच बहुत पैसा है, इसलिए वह गहनों की और अधिक मांग करने लगती। कभी कभी वह अपने पति की जेब से पैसे निकाल लेती, कभी दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने कह देती कि रमानाथ उसे जल्दी ही नए गहने दिलाएंगे। इन बातों से रमानाथ पर और दबाव बढ़ जाता। गबन करने के बावजूद रमानाथ के भीतर अपराधबोध बना रहता। रात को वह चैन से सो नहीं पाता। जब भी जालपा मासूमियत से कोई और गहनों की बात करती, उसे लगता कि उसकी सारी चोरी और झूठ उसकी आंखों के सामने खुलकर रख दिए गए हैं। लेकिन अपराधबोध के बावजूद वह गबन करना छोड़ नहीं पा रहा था। यह उसकी मजबूरी भी थी और उसकी आदत भी। जालपा कभी कभी सोचती कि आखिर रमानाथ इतने पैसे कहाँ से लाते हैं, लेकिन उसका प्रेम और विश्वास इतना गहरा था कि वह इन सवालों को दबा देती। उसका ध्यान केवल इस बात पर रहता कि उसे भी वैसा ही सम्मान मिले जैसा अन्य औरतों को गहनों और ऐशो आराम की वजह से मिलता है। यही चाह उसके लिए सबसे बड़ी थी। पति पत्नी के बीच अब संवाद कम होने लगा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता, लेकिन भीतर ही भीतर दोनों के बीच अविश्वास और असंतोष बढ़ रहा था। रमानाथ सोचता कि जालपा केवल गहनों के लिए उससे प्रेम करती है, जबकि जालपा यह मानती थी कि उसका पति बहुत सक्षम है और जब चाहे उसे गहनों से सजा सकता है। ये भ्रम दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। समय बीतने के साथ रमानाथ की चोरी सामने आने का डर और गहरा होने लगा। उसके ऑफिस में भी अब हिसाब किताब को लेकर सख्ती बढ़ गई थी। वह अक्सर सोचता कि अगर पकड़ा गया तो उसकी इज्जत ही नहीं, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन फिर वही दुविधा सामने आ खड़ी होती, अगर गहने न दिए तो जालपा का प्रेम खो दूंगा। एक दिन रमानाथ ने तय किया कि चाहे जो हो जाए, वह जालपा को एक बड़ा और महंगा आभूषण दिलाकर देगा। उसने चोरी से एक बड़ी रकम निकाल ली और एक शानदार हार खरीद लाया। जब उसने हार जालपा को दिया तो जालपा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह गहनों को देखकर झूम उठी। उसे लगा कि अब उसका सपना पूरा हो रहा है। लेकिन रमानाथ के लिए ये खुशी अस्थायी थी। उसके मन में डर बैठ गया था कि यह गहना उसके विनाश की शुरुआत है। रमानाथ द्वारा खरीदा गया महंगा हार जब जालपा ने देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने बड़े गर्व से हार पहना और आईने में खुद को निहारने लगी।
अब उसे लगता था कि वह समाज में सिर ऊंचा करके चल सकती है। उसके मन में यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि उसका पति वास्तव में बहुत सक्षम और संपन्न है। उसे अब कोई संदेह नहीं था कि रमानाथ चाहे तो उसके लिए किसी भी सुख सुविधा की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन रमानाथ का मन चैन से नहीं था। बाहर से वह अपनी पत्नी की खुशी देखकर मुस्कुराता, लेकिन भीतर ही भीतर भय से कांप रहा था। वह जानता था कि यह हार उसकी चोरी की कीमत है और इसके उजागर होते ही उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हार मिलने के बाद जालपा ने जब अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के सामने इसे दिखाया तो सभी दंग रह गए। लोगों ने उसकी तारीफ की, वाह कितना सुंदर हार है, तुम्हारा पति तो बड़ा धनवान निकला। ये बातें सुनकर जालपा गर्व से भर उठी। लेकिन इन तारीफों ने रमानाथ की चिंता और बढ़ा दी। वह सोचता, ये सब लोग मेरी असलियत जान गए तो क्या होगा। जालपा का ये गर्व, उसकी यह खुशी सब पल भर में मिट्टी हो जाएगी। रमानाथ ने जिस पैसे से हार खरीदा था वह लौटाना संभव नहीं लग रहा था। उसके ऊपर पहले से ही कर्ज था और अब यह नई चोरी का बोझ। महाराज और उसके अन्य साथी उसे बार बार ऐशो आराम की दुनिया की ओर खींचते। वे कहते, तुम क्यों चिंता करते हो, पैसा तो आता जाता रहता है, जब तक है उसका आनंद लो। लेकिन रमानाथ का मन इन बातों से संतोष नहीं पाता। वह अपराधबोध और भय से घिरा रहता। जालपा अब और भी आत्मविश्वास से भर गई थी। वह अपने गहनों को दोस्तों और पड़ोसियों को दिखाने लगी। उसके लिए यह हार केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि उसके पति की सफलता और उसकी खुद की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। अब वह और गहनों की चाह करने लगी। उसे लगता था कि जब रमानाथ ने इतना सुंदर हार दिला दिया तो आगे चलकर वह और भी बहुमूल्य गहने दिला सकता है। यहाँ से पति पत्नी के बीच भावनात्मक दूरी और बढ़ने लगी। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता, लेकिन रमानाथ का मन अपराधबोध से भरा था। वह अक्सर चुपचाप रहने लगा। जालपा सोचती कि शायद उसका पति किसी और चिंता में डूबा है, लेकिन उसे यह ख्याल तक न आया कि रमानाथ चोरी और गबन की दलदल में फंस चुका है। समय बीतने के साथ रमानाथ को यह डर सताने लगा कि कहीं ऑफिस में उसका गबन उजागर न हो जाए। वह हर दिन ये सोचकर घबराता कि कहीं आज उसका भेद खुल न जाए। उसके व्यवहार में ये डर साफ झलकने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर चौंक उठता, कभी देर रात तक जागता और कभी ऑफिस जाने से कतराता। जालपा उसकी इस बदली हुई हालत को देखती पर समझ नहीं पाती। कभी कभी वह उसे धारास बंधाती, तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। लेकिन रमानाथ इन बातों पर केवल फीकी मुस्कान दे देता। महाराज ने रमानाथ की इस स्थिति को भांप लिया था। उसने रमानाथ को अपने जाल में और फंसाने के लिए उसे तसल्ली दी, डरने की कोई बात नहीं। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम निश्चिंत रहो और जीवन का आनंद लो। लेकिन यह आश्वासन केवल झूठ था। महाराज जानता था कि रमानाथ अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। जालपा का विश्वास अब भी अटूट था। वह सोचती थी कि उसका पति ईमानदार और सफल है। कभी कभी वह मजाक में कह भी देती, तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे पास तो अपार धन है। उसकी ये बातें रमानाथ को भीतर से झकझोर देती। उसे लगता कि वह एक झूठे महल पर खड़ा है जो किसी भी क्षण ढह सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, गबन का बोझ रमानाथ पर और भारी होता गया। उसने कई बार सोचा कि सब सच बता दे और जालपा से माफी मांग ले, लेकिन हर बार उसके मन में डर बैठ जाता, अगर मैंने सच बता दिया तो वह मुझसे नफरत करने लगेगी, उसका विश्वास टूट जाएगा। इसलिए उसने सच छिपाए रखने का निश्चय किया। लेकिन ये छिपाव ही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। अब जालपा केवल हार से संतुष्ट नहीं थी। उसने नए नए गहनों के सपने देखना शुरू कर दिया। वह अपने पति से कहती, मुझे लगता है अब एक सुंदर कंगन होना चाहिए, या फिर एक नया झुमका। रमानाथ जानता था कि उसकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती, लेकिन जालपा की मासूम चाहत को ठुकराना उसके लिए असंभव था। वह बार बार खुद से कहता, बस यह आखिरी बार, फिर कभी गलती नहीं करूंगा। अब उनका रिश्ता एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था जहां प्रेम, विश्वास और अपराधबोध आपस में उलझ गए थे। जालपा का विश्वास, रमानाथ का अपराधबोध और समाज का दबाव, इन तीनों ने मिलकर उनके जीवन को एक ऐसी कगार पर ला खड़ा किया जहां से केवल विनाश का रास्ता दिखाई देता था। रमानाथ का गबन अब इतना बढ़ चुका था कि उसे दिन रात केवल एक ही चिंता सताती थी, अगर यह राज खुल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऑफिस में रोज हिसाब किताब की जांच होती थी और वह हर बार कांप उठता। जब भी कोई सहकर्मी उससे पैसों का हिसाब पूछता, उसका चेहरा पीला पड़ जाता। वह अपने अपराध को छिपाने के लिए नए नए बहाने बनाता। कभी कहता कि रकम अभी जमा नहीं हुई, कभी कहता कि कागजात अधूरे हैं। लेकिन वह जानता था कि यह छिपाव ज्यादा दिन संभव नहीं।
इधर जालपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए रमानाथ एक आदर्श पति था जो उसकी हर इच्छा पूरी करता है। वह सोचती, जब मेरे पति ने इतना सुंदर हार दिलाया है तो आगे चलकर और भी गहने दिलाएंगे। उसने एक दिन रमानाथ से कहा, देखो अब मेरे पास हार तो है लेकिन कंगन नहीं। अगर हाथों में भी कंगन हो तो कितना अच्छा लगेगा। रमानाथ ने बात को टालना चाहा, लेकिन जालपा की मासूम चाहत को नजरअंदाज कर पाना उसके लिए असंभव था। उसका मन भीतर ही भीतर टूट चुका था, फिर भी उसने खुद से कहा, बस यह आखिरी बार। महाराज ने रमानाथ की कमजोरी को पहचान लिया था। वह बार बार उसे समझाता, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। पैसा कमाने का यही असली रास्ता है। ईमानदारी में क्या रखा है? जितना हो सके उतना लूट लो। जब तक पकड़ में नहीं आते तब तक मजे करो। रमानाथ महाराज की बातों का विरोध नहीं कर पाता। वह जानता था कि महाराज उसे गलत राह पर ले जा रहा है, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। जब रमानाथ ने कर्ज लेकर जालपा के लिए कंगन खरीदे तो जालपा बेहद खुश हुई। उसने गर्व से कहा, देखो अब मैं भी किसी से कम नहीं। मेरे पास भी हार है, कंगन है, झुमके हैं। अब कोई मुझे ताना नहीं दे सकता। उसके चेहरे की यह खुशी देखकर रमानाथ भीतर से रो पड़ा। उसे लगा जैसे ये खुशी उसकी बर्बादी की कीमत पर खरीदी गई है। रमानाथ का अपराधबोध अब और भी गहराता गया। वह रात रात भर जागता, बिस्तर पर करवटें बदलता और सोचता, अगर जालपा को सब पता चल गया तो वह क्या सोचेगी? क्या वह मुझे कभी माफ कर पाएगी? कभी वह सोचता कि सब सच बता दे, लेकिन फिर डर जाता। उसे लगता कि सच बताने से जालपा का विश्वास टूट जाएगा और उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। उधर ऑफिस में पैसों की जांच और सख्त होने लगी। अधिकारी अब हर पाई का हिसाब मांगने लगे थे। रमानाथ को लगने लगा कि उसकी चोरी बहुत जल्द पकड़ी जाएगी। वह बार बार सोचता, काश मैंने ये गलती न की होती। काश जालपा को समझा पाता कि गहनों से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। जालपा अब भी अपने पति पर अटूट विश्वास करती थी। वह सोचती थी कि उसके पति के पास धन का कोई असीम स्रोत है। जब भी वह गहनों की नई चाह व्यक्त करती, उसे यकीन था कि रमानाथ उसे पूरा कर देगा। यह अंधा विश्वास ही रमानाथ के लिए सबसे बड़ा बोझ था। वह चाहता तो था कि सच बता दे, लेकिन जालपा की इस मासूमियत को तोड़ने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जालपा अब समाज में और भी गर्व से जीने लगी थी। जब भी कोई उसकी तारीफ करता, वह गर्व से कहती, मेरे पति जो चाहे ला सकते हैं। ये बातें सुनकर रमानाथ के दिल पर पहाड़ टूट पड़ता। उसे लगता कि यह सब झूठ है और एक दिन जब सच्चाई सामने आएगी तो ये गर्व पल भर में मिट्टी हो जाएगा। रमानाथ के लिए अब ये बोझ असहनीय हो चुका था। उसने कई बार भाग जाने का सोचा, लेकिन फिर जालपा का चेहरा उसके सामने आ जाता। कभी वह सोचता कि आत्महत्या कर ले ताकि इस झूठ से छुटकारा मिले, लेकिन फिर उसे लगता कि ऐसा करने से जालपा की जिंदगी और भी कठिन हो जाएगी। पति पत्नी के बीच अब संवाद लगभग खत्म हो चुका था। जालपा अपने गहनों और समाज में मिलने वाले मान सम्मान में व्यस्त थी, जबकि रमानाथ अपने अपराधबोध और भय में डूबा रहता। दोनों के बीच अब केवल खामोशी रह गई थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें प्यार था लेकिन अविश्वास भी, निकटता थी लेकिन दूरी भी। रमानाथ और जालपा की जीवन गाड़ी अब ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां हर कदम पर कठिनाइयां थीं। रमानाथ अपनी नौकरी में न पूरी तरह ही ईमानदार था और न ही कर्तव्यनिष्ठ। उसका मन हमेशा आसान पैसे कमाने और जालपा की इच्छाओं को पूरा करने में ही भटकता रहता था। जालपा भले ही आत्मसम्मानी और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली महिला थी, लेकिन उसका मन आभूषणों और वैभव के प्रति आकर्षित रहता था। यही आकर्षण धीरे धीरे उनके रिश्तों में दरार डाल रहा था। जालपा बचपन से ही गहनों की शौकीन थी। उसकी मां ने उसे हमेशा सजने संवरने और सोने चांदी के गहनों का महत्व समझाया था। विवाह के बाद जालपा चाहती थी कि उसका पति उसे ढेर सारे गहनों से सजा दे, लेकिन रमानाथ के पास उतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी। फिर भी जालपा की उम्मीदें बढ़ती गईं और रमानाथ ने कर्ज लेकर कभी चोरी छिपे तो कभी गलत साधनों से गहने जुटाने की कोशिश की। यहाँ प्रेमचंद दिखाते हैं कि कैसे भारतीय समाज में स्त्रियों के लिए गहनों को केवल आभूषण नहीं बल्कि सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। रमानाथ ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करना शुरू किया। वह दोस्तों और सहकर्मियों से कर्ज लेने लगा। उसे यह डर भी सताता था कि कहीं जालपा को पता न चल जाए कि उसके गहनों की खरीदारी का असली आधार केवल कर्ज है। धीरे धीरे उसके कर्ज का बोझ बढ़ता गया, लेकिन वह झूठ और दिखावे की आदत से मजबूर था। जालपा से वह हमेशा यही कहता कि उसने ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाया है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है जब जालपा के पास रखे गहनों का गबन हो जाता है। एक दिन उसके गहने अचानक गायब हो जाते हैं। जालपा समझती है कि चोरी हो गई है।
लेकिन सच्चाई ये थी कि रमानाथ ने ही उन्हें बेचकर अपने कर्ज चुकाने की कोशिश की थी। जालपा को जब धीरे धीरे शक हुआ तो उसके मन में रमानाथ के प्रति अविश्वास पनपने लगा। पहले जहां वह अपने पति पर अटूट भरोसा करती थी, वहीं अब उसे लगने लगा कि रमानाथ उससे छल कर रहा है। गहनों के गायब होने के बाद जालपा और रमानाथ के रिश्तों में खटास बढ़ गई। जालपा का मोह और विश्वास दोनों टूट चुके थे। उसे लगा कि उसका पति न केवल उसकी इच्छाओं को पूरा करने में असफल है, बल्कि उसके साथ ईमानदार भी नहीं है। रमानाथ दूसरी ओर अपराधबोध और भय से ग्रसित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि सच्चाई कब और कैसे सामने आएगी। प्रेमचंद ने इस हिस्से में दिखाया कि उस समय स्त्रियों के लिए गहनों का खोना कितना बड़ा अपमान माना जाता था। रिश्तेदार, पड़ोसी और समाज ताने मारने लगे। जालपा को ये बोझ बहुत भारी लगा। वह सोचती थी कि अगर उसके पास गहने नहीं हैं, तो लोग उसे गरीब और असहाय समझेंगे। यही सोच उसके आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचाती थी। रमानाथ अब हर पल डर और पछतावे में जीने लगा। उसे लगता था कि एक न एक दिन जालपा सच्चाई जान ही लेगी। कर्ज का बोझ भी कम नहीं हो रहा था। उसकी नौकरी पर भी असर पड़ने लगा। वह अक्सर ऑफिस से छुट्टी लेता, काम में मन नहीं लगाता और परेशान रहने लगा। उसके भीतर का साहस धीरे धीरे टूट रहा था। गहनों के खो जाने के बाद जालपा का मन बेचैन और उदास रहने लगा। उसे ऐसा लगने लगा मानो उसकी जिंदगी से सम्मान और प्रतिष्ठा ही छिन गई हो। पहले वह अपने आभूषणों के दम पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने गर्व महसूस करती थी, लेकिन अब हर जगह उसे अपमान और ताने सहने पड़ते थे। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। वह समझने लगी कि गहनों पर इतना मोह करना शायद उसकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन साथ ही उसे अपने पति की बेईमानी पर गहरा दुख और गुस्सा भी था। रमानाथ की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वह सच्चाई का सामना नहीं कर पाता था। वह जानता था कि जालपा से सच छुपाकर वह केवल हालात को और बिगाड़ रहा है। लेकिन उसकी कायरता उसे मजबूर कर देती थी कि वह झूठ और बहाने बनाता रहे। प्रेमचंद ने यहाँ ये दिखाया कि झूठ और दिखावे की आदत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। रमानाथ न तो नौकरी में अच्छा कर पा रहा था और न ही घर में। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। गहनों की चोरी या गबन की घटना के बाद रिश्तेदारों और समाज का रवैया भी बदल गया। लोग बातें बनाने लगे कि जालपा के गहनों का क्या हुआ। कोई कहता शायद घर में ही किसी ने उठा लिया, तो कोई ताना मारता गहनों का इतना घमंड करती थी, अब देखो कैसे खाली बैठी है। ये बातें जालपा के लिए असहनीय थीं, लेकिन रमानाथ के लिए यह और भी कठिन था, क्योंकि वह सच्चाई जानता था और चुप रहना उसके लिए हर पल एक सजा बन गया था। इन परिस्थितियों में जालपा का दृष्टिकोण धीरे धीरे परिपक्व होने लगा। अब उसने सोचना शुरू किया कि केवल गहनों के आधार पर जिंदगी को खुशहाल नहीं बनाया जा सकता। उसने समझा कि सच्चा आभूषण विश्वास और आपसी सम्मान होता है। उसने ये ठान लिया कि अब वह अपने जीवन की दिशा खुद तय करेगी। उसका मोह गहनों से घटने लगा और वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर स्त्री की तरह सोचने लगी। रमानाथ के जीवन में हर दिन अपराधबोध और डर बढ़ता गया। वह रातों को सो नहीं पाता। उसे लगता कि किसी भी क्षण जालपा उसे छोड़ देगी या समाज के सामने उसकी पोल खुल जाएगी। उसका मनोबल इतना गिर गया कि उसने दोस्तों और सहकर्मियों से भी दूरी बना ली। उसे लगता कि सब लोग उसकी हालत जानते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। रमानाथ की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। एक ओर कर्ज का बोझ, दूसरी ओर जालपा से टूटता रिश्ता और तीसरी ओर समाज का दबाव, इन सब ने उसे भीतर से खोखला कर दिया। वह न तो नौकरी में मन लगा पा रहा था और न ही घर में चैन पा रहा था। हर जगह उसे अपनी असफलता और झूठ का बोझ महसूस होता। गहनों की चोरी के बाद जालपा में एक बड़ा बदलाव आया। पहले वह गहनों को ही अपनी दुनिया मानती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसने समझना शुरू किया कि असली सुख गहनों या दिखावे में नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और आत्मनिर्भरता में है। वह अब पहले की तरह जिद्दी और मोहग्रस्त नहीं रही। उसके मन में एक नई गंभीरता और परिपक्वता आने लगी। जालपा और रमानाथ के बीच अब वह आत्मीयता नहीं रही। रमानाथ अपराधबोध से ग्रसित था, इसलिए वह जालपा की आंखों में सीधा देखने से भी कतराता। जालपा को भी लगने लगा था कि उसका पति उसके साथ ईमानदार नहीं है। धीरे धीरे उनके बीच संवाद कम हो गया। घर का वातावरण तनावपूर्ण और उदासीन हो गया। समस्याओं से जूझने की बजाय रमानाथ हमेशा उनसे भागने की कोशिश करता था। जब भी जालपा कोई सवाल करती, वह झूठ बोलकर बात टाल देता। नौकरी में भी वह अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा। उसकी यह कायरता और पलायन प्रवृत्ति ही उसे गहरे संकट की ओर धकेलने लगी। अब समाज में भी रमानाथ और जालपा की स्थिति कमजोर होने लगी थी। रिश्तेदार और पड़ोसी ताने कसते, देखो बड़े बड़े ठाठ दिखाते थे, अब हालत देखो।
ये तिरस्कार जालपा को गहरे तक चोट पहुंचाता, लेकिन रमानाथ इसे सह भी नहीं पाता। वह और अधिक चिड़चिड़ा और भयभीत हो गया। इन परिस्थितियों में जालपा ने आत्मचिंतन करना शुरू किया। उसे लगा कि अगर उसने गहनों पर इतना मोह न किया होता तो शायद रमानाथ पर इतना दबाव न आता। वह समझने लगी कि असली गलती केवल रमानाथ की नहीं बल्कि उसकी भी थी। इस आत्मचिंतन ने जालपा को एक अधिक संवेदनशील और गहरी सोच वाली स्त्री बना दिया। रमानाथ अब पूरी तरह मानसिक अशांति का शिकार हो चुका था। कर्ज बढ़ चुका था, गहनों की सच्चाई छिपाए रखना मुश्किल होता जा रहा था और नौकरी में उसकी लापरवाही ने उसकी स्थिति और भी कमजोर कर दी थी। उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। वह हर समय भय और संकोच में जी रहा था। जालपा अब पहले की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व और गंभीर हो चुकी थी। गहनों का मोह टूट चुका था और वह समझ गई थी कि जीवन का असली आभूषण पति पत्नी के बीच विश्वास और प्रेम होता है। वह चाहती थी कि रमानाथ सच्चाई स्वीकार करे और उनके रिश्ते में फिर से ईमानदारी लौट आए। लेकिन रमानाथ का झूठ और डर उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया। रमानाथ और जालपा के बीच अब बातचीत बहुत कम हो गई थी। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर भी दोनों घंटों बातें करते थे, वहीं अब खामोशी घर का हिस्सा बन गई थी। जालपा कई बार चाहती थी कि वह रमानाथ से दिल खोलकर बात करे, लेकिन रमानाथ की आंखों में डर और असहजता देखकर वह चुप रह जाती। हर बार जब जालपा गहनों के बारे में सवाल करती, रमानाथ बहाने बनाता। पैसे फंसे हुए हैं, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। तुम क्यों चिंता करती हो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन जालपा समझ रही थी कि ये बातें झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। उसका विश्वास टूट चुका था। इस टूटे विश्वास ने दोनों के बीच एक गहरी खाई बना दी। इस बीच समाज का दबाव और बढ़ गया। जालपा को हर जगह ताने सुनने पड़ते। कोई कहता, अरे गहने तो बहू के पास थे, अब कहाँ गए। कोई व्यंग्य करता, पति इतना कमाता है फिर भी गहने क्यों गायब हो गए। ये बातें जालपा के आत्मसम्मान को गहरे तक चोट पहुंचाती। लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वह इन तानों से टूटेगी नहीं। गहनों के खो जाने और पति की कमजोरी ने जालपा को सिखा दिया कि असली सहारा खुद बनना होता है। उसने सोचा कि अगर रमानाथ सच नहीं बता सकता और समस्याओं से भागता है तो उसे खुद ही मजबूत बनना होगा। यहीं से उसके भीतर आत्मनिर्भरता की भावना जन्म लेने लगी। रमानाथ अब हर तरफ से अकेला पड़ चुका था। जालपा उससे भावनात्मक रूप से दूर हो गई थी, समाज उसका मजाक बना रहा था और नौकरी में भी उसका सम्मान घटता जा रहा था। वह अपने अपराधबोध से इतना दब चुका था कि उसे लगता था मानो पूरा संसार उसके खिलाफ हो गया है। रमानाथ अब ये समझ चुका था कि उसका झूठ और गबन किसी न किसी दिन उजागर हो जाएगा। वह लगातार डर और अपराधबोध में जी रहा था। उसका मन बार बार यही कहता, कभी न कभी सच सामने आएगा और तब मैं क्या करूंगा। जालपा अब पूरी तरह परिपक्व और आत्मनिर्भर बन चुकी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अब केवल दिखावे या गहनों से खुश नहीं रहेगी। उसका विश्वास रमानाथ पर कम हुआ, लेकिन जीवन को संभालने की उसकी क्षमता बढ़ गई। समय ने ऐसा मोड़ लिया कि रमानाथ का गबन धीरे धीरे उजागर होने लगा। ऑफिस में हिसाब किताब की जांच के दौरान गलती पकड़ी गई। कुछ सहकर्मियों ने उसे संदेह के घेरे में डाल दिया। अब रमानाथ के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब जालपा को सच का पता चला तो उसका दर्द और क्रोध अत्यधिक था। वह पहले तो चौंकी, फिर दुख और आक्रोश में फूट पड़ी। उसने रमानाथ से पूछा, इतने झूठ क्यों, इतने कर्ज क्यों, क्या मेरा विश्वास तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। रमानाथ अपराधबोध और डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया। रमानाथ का गबन अब सिर्फ जालपा तक सीमित नहीं था। रिश्तेदार, पड़ोसी और समाज के लोग उसके पास आए और ताने कसने लगे। इतने बड़े दिखावे के बाद ये हाल, पत्नी को खुश करने के लिए ये सब। इस सामाजिक दबाव ने रमानाथ की स्थिति और भी कठिन कर दी। अब रमानाथ के मन में गहरा पछतावा था। वह समझ गया कि उसकी कमजोरी, दिखावा और चोरी ने उसका जीवन और परिवार दोनों बर्बाद कर दिया। रातों को वह नींद नहीं ले पा रहा था। दिन में काम पर मन नहीं लग रहा था। उसके भीतर अपराधबोध और भय का संघर्ष चरम सीमा पर पहुंच चुका था। जालपा ने देखा कि रमानाथ की कमजोरी और अपराधबोध केवल उसके जीवन का बोझ नहीं, बल्कि उसके आचरण और समाज के दबावों का परिणाम है। वह धीरे धीरे समझ गई कि रमानाथ के व्यवहार में बदलाव की जरूरत है और इसके लिए केवल कठोर दंड नहीं, बल्कि समझ और मार्गदर्शन भी आवश्यक है। रमानाथ का जीवन अब चरम संकट में था। गबन का सच उजागर हो चुका था और वह समाज और परिवार दोनों की आलोचना का सामना कर रहा था। रमानाथ अब समझ गया कि उसका दिखावा और झूठ ही उसकी बर्बादी का कारण थे। वह पछतावा और अपराधबोध के बीच जूझते हुए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए मजबूर हुआ। जालपा ने शुरू में गहरा आघात महसूस किया।
उसका विश्वास टूट गया और उसे लगा कि जीवन का सबसे बड़ा आधार ही खो गया। लेकिन धीरे धीरे जालपा की समझदारी और परिपक्वता सामने आई। उसने ये समझा कि रमानाथ के गलत कदम केवल उसकी व्यक्तिगत कमजोरी का परिणाम थे और इसमें समाज और परिस्थितियों की भी बड़ी भूमिका थी। जालपा ने ठान लिया कि अब वह जीवन की वास्तविकताओं को समझकर अपने निर्णय लेगी और केवल दिखावे और गहनों के पीछे नहीं भागेगी। रमानाथ ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और समाज के सामने शर्मिंदा होते हुए जालपा से माफी मांगी। जालपा ने धीरे धीरे उससे समझा और दोनों ने अपने रिश्ते को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया। इस पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व था आपसी विश्वास और संवाद। प्रेमचंद ने दिखाया कि जब रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी आती है तो भले ही नुकसान हुआ हो, पुनः जीवन को संतुलित किया जा सकता है। रमानाथ और जालपा ने यह भी समझा कि समाज की अपेक्षाओं और दिखावे के चक्कर में इंसान अक्सर अपनी सच्चाई खो देता है। वे दोनों मिलकर जीवन को अधिक सरल और वास्तविक रूप में जीने का निर्णय लेते हैं। रिश्तों की अहमियत, आत्मसम्मान और ईमानदारी अब उनके जीवन का आधार बन जाता है। रमानाथ अपनी गलतियों से सीखता है, अपराधबोध और डर को पार करता है और अंततः अपने परिवार और समाज में सुधार लाता है। जालपा अपने अनुभव से परिपक्व और आत्मनिर्भर बनती है। वह गहनों के मोह को पार कर वास्तविक जीवन की समझ प्राप्त करती है। समाज उपन्यास समाज को भी चेतावनी देता है कि दिखावे और तानों के बजाय इंसान के वास्तविक संघर्षों को समझना चाहिए। गबन हमें ये सिखाता है कि धन और गहनों का मोह केवल अस्थायी खुशी दे सकता है, लेकिन जीवन की स्थायी खुशियां विश्वास, ईमानदारी, आत्मसम्मान और संबंधों की सच्चाई में है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से समाज, परिवार और व्यक्तिगत मूल्यों की गहराई को उजागर किया। गबन एक ऐसा उपन्यास है जो सिर्फ कथा नहीं, बल्कि समाज और मानवीय मूल्यों का आईना है। ये हमें दिखाता है कि कैसे लालच, दिखावा और झूठ इंसान को और उसके रिश्तों को खोखला बना सकते हैं, और कैसे सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान के माध्यम से जीवन में संतुलन और सुख पाया जा सकता है।